हेलो बच्चों। तो आज देखते हैं कि आप में से जो सब भी प्रिपेयर कर रहे हैं नॉरसेट 11 के लिए, तो क्या इम्पोर्टेंट बातें आप लोगों को याद रखनी है और कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप लोगों को अवॉइड करनी है। तो वील डिस्कस टॉप मिस्टेक्स टू अवॉइड जब हम नॉरसेट 11 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सबसे पहले जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करते हैं, तो हमें क्लियरली पता होना चाहिए कि हम कौन सा एग्जाम देने वाले हैं, क्या उसका सिलेबस है, क्या उसमें क्वेश्चंस आते हैं, क्या कंसेप्ट है एग्जाम का, ताकि हमें पता हो कि हम किसके अगेंस्ट जा रहे हैं, है ना। अगर हम ब्लाइंडली ऐसी हवा में तीर मारेंगे तो हमारा निशाना नहीं लग पाएगा। तो सबसे और फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है इज नो योर एग्जाम। नो योर एग्जाम कि आप जो नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर करने वाले हो, कौन सी डेट को है आपका नेक्स्ट एग्जाम, कितना टाइम बचा है उस एग्जाम के लिए, उस एग्जाम का पैटर्न क्या है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, कितनी पॉजिटिव मार्किंग होती है, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है। इन सब बातों के लिए हम बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगली चीज आती है कि हमें एग्जाम का सिलेबस पता होना चाहिए। बहुत बारी बस हम बोल देते हैं एग्जाम के लिए पढ़ना है, चलो कोई सा भी सब्जेक्ट उठाया और पढ़ना शुरू हो गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें एग्जाम का सिलेबस पता हो। सिलेबस में भी हमें पता हो कि नर्सिंग सब्जेक्ट्स भी आते हैं एग्जाम में, इस एग्जाम में नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स भी आते हैं। साथ ही साथ हमें ये भी पता हो कि इस एग्जाम में कुछ मेजर टॉपिक्स होते हैं, कुछ मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिनसे ज्यादा पूछा जाता है और कुछ माइनर सब्जेक्ट्स हैं जिनसे कम पूछा जाता है। तो हमें एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम अपने आप को अगले 3 से 4 महीने के लिए किस प्रिपरेशन में डाल रहे हैं। हमें अवेयर होगा, हमें पता होगा कि हमें कितनी मेहनत करनी है, हमें पता हो कि कितनी सीट्स हैं, हमें पता हो उस सीट्स के ऊपर कितने कैंडिडेट्स हैं, हम कितने लोगों को फेस करने वाले हैं। ये होता है एक बेसिक मेंटल प्रिपरेशन जिससे हमें स्टार्ट करना है। तो बिल्कुल हवा में तीर नहीं मारना, एकदम हमें पता होना चाहिए कि हमारा निशाना है नॉर्थ सेट क्लियर करना, और उसी निशाने की, उसी जो आपका टारगेट है, उसी टारगेट को देखते हुए अपनी पूरी जर्नी, ये 5 महीने की जर्नी आपको करनी है। अगली इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, अगेन पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं पर हमें पता नहीं है कि हमने अपना टाइम कैसे डिवाइड करना है। तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो फ्रेश पास आउट होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, तो सबका टाइम, सबका शेड्यूल अलग अलग है। तो अगली मिस्टेक जो हमें अवॉइड करनी है, वो हमें अवॉइड करनी है कि सिर्फ हार्ड वर्क करना। हमें सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें स्मार्ट हार्ड वर्क करना है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है स्मार्ट हार्ड वर्क। सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता यार। मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, पर आप देखेंगे वही सेम मेहनत करके कुछ लोग यहाँ पहुंच जाते हैं और कुछ लोग वहीं की वहीं रह जाते हैं। और इन सब में एक बहुत छोटी सी चीज का डिफरेंस होता है। कुछ लोग सिर्फ मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, 12 घंटे मेहनत करते हैं, और कुछ लोग उसी काम को स्मार्टली 6 घंटे में कर लेते हैं। तो अगली इंपॉर्टेंट चीज, अगली इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो हमें अवॉइड करनी है इज जस्ट हार्ड वर्क। वी हैव टू डू स्मार्ट हार्ड वर्क। और ये स्मार्ट हार्ड वर्क करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहला स्टेप है हमारे पास एक टाइम टेबल होना बहुत जरूरी। एक टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है कि हमें पता हो कि हमारे पास 3 महीने बचे हैं। इन 3 महीने में हमें 10 से 12 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, साथ में नॉन नर्सिंग भी पढ़ना है। तो हम अपना टाइम टेबल उसी के अकॉर्डिंग शेड्यूल कर सकें। अब कुछ लोगों के पास निकलेंगे 6 घंटे, कुछ लोगों के पास निकलेंगे 8 घंटे, कुछ लोगों के पास निकलेंगे 10 घंटे। तो यानी हम अपने टाइम को लेके हमारे पास अवेयरनेस होगी, भैया मेरे पास तो दिन के मैक्सिमम 6 घंटे ही निकल रहे हैं, 8 घंटे मैं नौकरी करता हूँ। ताकि बाद में हम ये ना बोले कि यार वो तो बिना काम करे कर रहा था इसलिए उसका हो गया। तो गलतियां नहीं करनी है। तो ये एक प्रॉपर टाइम टेबल हमें बनाना है और इसे फॉलो करना है।
और टाइम टेबल में हमें सब्जेक्ट वाइज आवर्स डेडिकेट करने हैं, सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट के अंदर भी टॉपिक वाइज डिवीजन करनी है, टारगेटेड अप्रोच रखनी है। अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारी जो तीसरी चीज है वो है टारगेटेड अप्रोच। एकदम टारगेटेड अप्रोच होनी चाहिए। अगर हमारा ऐसा है कि मैंने फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रही हूं कि अगले 2 हफ्ते में मैं पीडियाट्रिक्स पढ़ने वाली हूँ, तो मैंने पीडियाट्रिक्स को 2 हफ्ते दिए हैं। इसके अंदर मैंने फर्दर डिवाइड कर लिया है कि मतलब मैं 2 दिन जनरल पीडियाट्रिक्स पढ़ूंगी, उसके बाद मैं आगे के 4 दिन नियोनेटोलॉजी पढ़ूंगी। तो जैसे जैसे हमने अपना ये शेड्यूल बनाया है, तो यहाँ पे दिन के एंड में कुछ आपका बैकलॉग रह जाएगा, कुछ आपका बैकलॉग रह जाएगा। तो अब जो आपके छुट्टी वाले दिन होते हैं, जिस दिन आपके पास समय ज्यादा होता है, तो उन दिनों को रखिए, इस सैटरडे संडे को आप रखिए टू कंप्लीट योर बैकलॉग, टू कंप्लीट योर बैकलॉग। ऐसा नहीं है जो चीज रह गई उसे छोड़ दिया और आगे बढ़ गए और क्वेश्चंस हमारे वहीं से आ गए। तो ये बैकलॉग नहीं रखना है, इसे हमें कंप्लीट करना है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो हम सब करते हैं कि हम सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, हम मैक्सिमम नॉलेज गैदर करना चाहते हैं। अगर एक छोटा सा टॉपिक है तो 4-5 लाइनों में समझ में आ गया और यही हमें समझना है, उस सेम चीज को हम 10 जगह से पढ़ेंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें एक फर्म डिसीजन मेकिंग करनी है। वी हैव टू डिसाइड, देयर शुड बी फर्म डिसीजन मेकिंग कि हमें अपनी थ्योरी कहाँ से खत्म करनी है। थ्योरेटिकल आपके जितने भी टॉपिक हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक टू बी कवर्ड फ्रॉम सिंगल सोर्स एंड प्रॉपर नोट्स बी मेड। नोट्स आपके बहुत प्रॉपर होने चाहिए। तो ये प्रॉपर नोट्स होते हैं ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिनकी अपनी आगे अभी अहमियत है। तो सबसे पहले हमें 10 जगह कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही चीज को हम 10 जगह से पढ़ रहे हैं। यार अगर मेरे को पता है कि बच्चे का वेट 5 महीने पे डबल होगा, तो ये यहाँ पे भी 5 महीने पे ही होगा, यहाँ पे भी 5 महीने पे होगा और यहाँ पे भी 5 महीने में होगा। तो ये जो प्रोसेस है ना जिसपे हम अनडिसाइडेड रहते हैं, हमें विश्वास करना है, एक डिसीजन लेना है, अनडिसाइडेड नहीं रहना है। तो एक जगह से हमें अपनी थ्योरी कंप्लीट करनी है। बहुत डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से हम करेंगे तो हमारा मैक्सिमम टाइम थ्योरी में वेस्ट हो जाएगा। अगली जो एक इम्पॉर्टेंट हमारी चीज है, जो हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिस्टेक करते हैं, इज नोट्स मेकिंग। हमें पता ही नहीं है कि नोट्स कैसे बनाते हैं। मैं अभी भी बच्चों को अपनी हर क्लास से पहले सिखाती हूँ कि नोट्स कैसे बनाते हैं। पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते, वीडियो देखते देखते घूचर मुचर नोट्स, जल्दी जल्दी 2 शब्द छोड़ दिए, 10 शब्द छोड़ दिए, ऐसे नोट्स नहीं बनने चाहिए। आपके नोट्स होने चाहिए प्रिसाइज और आपके नोट्स होने चाहिए नीट, ताकि अगर आप वापस इनसे रिवाइज करें ना तो आपको मेहनत ना लगे। ठीक है, तो आप अच्छे से एक टॉपिक पढ़िए, उस टॉपिक का कंसेप्ट टीचर से समझिए और 1 घंटे के लेक्चर के बाद ना अगर आप 5 मिनट बैठोगे ना, तो जो नोट आप 20 पेजेस के बनाओगे ना, उस 5 मिनट में वो नोट्स 2 पेजेस के बन जाएंगे। क्योंकि हम लेक्चर में एक्सप्लेनेशन करते हैं और जो उस टॉपिक का नोट होता है ना, वो 2 लाइनों का होता है। तो लेक्चर के वीडियो के साथ साथ नोट्स ना बना के, जो आप टॉपिक समझ रहे हैं उस टॉपिक को अच्छे से समझे। लेक्चर के एंड में 5-7-10 मिनट में जो पढ़ाया है उस दिन, उसके नोट्स तुरंत बना लीजिए और वही आपका हो जाएगा एक पहला रिवीजन उस सब्जेक्ट का। तो नोट्स बनाने में ना बिल्कुल ईमानदारी से और सुंदर नोट्स, मैं तो कहती हूँ कि ब्लैक पेन से, रेड पेन से अंडरलाइन भी करो हेडिंग को। बहुत टाइम नहीं लगता है नोट्स बनाने में, क्योंकि जितना हम लोग समझाते हैं ना, तो जो हम पढ़ाते हैं उसके 1 दिन के नोट्स आपके मैक्सिमम 2 या 3 पेजेस में बन जाएंगे। पर नोट्स होने चाहिए एकदम बढ़िया। तो ये है हमारी जो मिस्टेक है ना, गंदे सड़े हुए घूचर मुचड़ वाले नोट्स जो बाद में पढ़ने का भी मन नहीं करता
और अपनी राइटिंग खुद को ही नहीं समझ में आती, तो ऐसे नोट्स नहीं बनाने हैं। अगली इम्पोर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है कि हमारे लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। थ्योरी तो पढ़ ली है, थ्योरी तो सब बच्चे पढ़ लेते हैं, बट हम थ्योरी पढ़ने में इतना मगन हो जाते हैं कि हम जो अगला इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसे भूल जाते हैं। तो वी हैव टू नेवर फॉरगेट एमसीक्यू, डोंट फॉरगेट एमसीक्यू। ये जो एमसीक्यूज प्रैक्टिस है ना, एमसीक्यूज प्रैक्टिस आपको 2 महीने थ्योरी पढ़ने के बाद नहीं करनी। एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है ये आपको डेली करनी है, डेली। जो आज मैंने पढ़ाया है उसे पढ़ के रिवाइज करके तुरंत उस सब्जेक्ट के एमसीक्यू कर लो। जो बैकलॉग रह गया वो वीकेंड पे कर लो। तो ये जो एमसीक्यू प्रैक्टिस है ना, इसे हमें डेली करना है। तो ये बात हमें याद रखनी है कि भाई हम 2 महीने 3 महीने थ्योरी पढ़ रहे हैं, अब 15 दिन बचे हैं, अब हमें लग रहा है यार एमसीक्यू ये ही नहीं, फर्स्ट डे से एमसीक्यू। क्योंकि एमसीक्यूज हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम थ्योरी जितनी मर्जी पढ़ लें, अगर हमारी एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं है तो एंड में हमारी परफॉर्मेंस आउटशाइन नहीं करेगी। अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज रिविजन। एक जो बढ़िया रिविजन होती है ना, उसका मतलब क्या होता है? तो रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि 5 महीने पहले मैंने पीडियाट्रिक्स पढ़ा था और अब एग्जाम से 2 दिन पहले पीडियाट्रिक्स पढ़ रहा हूँ तो रहेगा अंडा। कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, मैम ने क्या पढ़ाया है वो समझ में नहीं आएगा। तो रिवीजन जो हमारी होती है ना, एक 3 स्टेप रिवीजन, मैं आपको हर बार एक्सप्लेन करती हूँ कि एक 3 स्टेप रिवीजन है। सबसे पहली रिवीजन होती है विद इन 24 आवर्स। मैंने जो आज आपको पढ़ाया है, कोशिश करके अगले आने वाले 24 घंटे में आप उसे रिवाइज कर लीजिए। कैसे रिवाइज करना है? मैंने पढ़ाया है, रात को सोने से पहले 5 मिनट रिवाइज कर लीजिए, एकदम फ्रेश है, 5 ही मिनट लगेंगे। नेक्स्ट डे क्या करेंगे? बस में जा रहे हैं, कहीं पे मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं या बैठे हुए हैं, तो उस टॉपिक को मन में रिवाइज करें। और फिर आपको ऐसा लगेगा अच्छा ये तो पूरा हो गया, बस ये याद नहीं आ रहा, ये 2 पॉइंट याद नहीं आ रहे। तो मन में ऐसी शंका आ जाएगी कि यार ये 2 पॉइंट याद नहीं आ रहे, कब घर पहुंचूं, कब अपने नोट्स देखूं या कब अभी मोबाइल में ये 2 पॉइंट्स देखूं। तो ये जो आपकी मेमोरी जो नहीं थी अभी तक, अब ये आपकी मेमोरी जो बनेगी ये एक लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी बन जाएगी। नेक्स्ट रिवीजन होती है आपकी 1 मंथ बिफोर एग्जाम। 1 मंथ बिफोर एग्जाम आप समय रखेंगे, 1 मंथ पहले आप एक पूरा शेड्यूल बना लेंगे। 1 महीने पहले पढ़ना बंद कर दो, नई चीजें मत पढ़ो। एमसीक्यूज के वक्त कोई नई चीज आ रही है तो पढ़ो, वरना नई चीजें मत पढ़ो। 1 महीने पहले जो अब आप पढ़ चुके हैं उसे रिवाइज करना बहुत जरूरी। तो हमारे ये जो बच्चे हैं ना, इस रिवीजन को छोड़ देते हैं, एंड तक एग्जाम के आखिरी दिन तक भी नई नई चीजें पढ़ते रहते हैं, और जो पढ़ा हुआ है वो एग्जाम देते समय याद ही नहीं आता हमें। तो ये मिस्टेक हमें बिल्कुल नहीं करनी है। 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले अपना पूरा शेड्यूल बना लिया कि भैया अब जो पढ़ चुके हैं उसे रिवाइज करेंगे। और आखिरी रिवीजन होती है आपकी लास्ट फ्यू डेज में, जिसमें आप उन चीजों को रिवाइज करते हैं जो आप फ्रीक्वेंटली भूल रहे हैं। तो इसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ एक छोटी सी आप नोटबुक बनाते हैं, जैसे मैं रेड बुक बोलती हूँ या लाल किताब बोलते हैं। तो इसके अंदर जो आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स होते हैं या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स जो आप भूल रहे हैं, उन टॉपिक्स को क्विक रिवीजन के लिए रखेंगे। सो दिस इज योर क्विक रिवीजन बुक, दिस इज योर क्विक रिवीजन बुक। अब 100% आप कुछ नहीं पढ़ सकते। अगर आपको लगे कि यार मैं 100% पीडियाट्रिक्स पढ़ लूं, तो 100% मुझे भी नहीं आती है पीडियाट्रिक्स। तो जितनी थ्योरी हम पढ़ रहे हैं उसके बाद जो आपकी नई चीजें ऐड होती हैं वो एमसीक्यू द्वारा ही होती हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर एमसीक्यू प्रैक्टिस, जिसे आपको नहीं छोड़ना है। आखिरी मिस्टेक जो हम करते हैं, आखिरी तो नहीं, हम बहुत मिस्टेक करते हैं, बट आखिरी हमारी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम भाव नहीं देते, वो है हमारे मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस पेपर्स।
तो ये जो है एटलीस्ट पढ़ाई जब से शुरू हो तो मेक इट अ टारगेट, मेक इट अ टारगेट। पहले 1 to 2 पर वीक करने हैं, 1 to 2 पर वीक करने हैं। दिन में आपके 5 दिन वीकडेज में टाइम नहीं मिलता, थ्योरी पढ़नी होती है, नोट्स बनाने होते हैं, जॉब करनी होती है, बहुत चीजें होती हैं। वीकेंड पे ट्राई करो, हर एक सैटरडे और एक संडे एक एक पेपर तो जरूर निकालो। जैसे जैसे समय बढ़ता जाए, जैसे जैसे एग्जाम को बचा है सिर्फ 1 महीना, 1 मंथ टू गो, जब एग्जाम को बचा है 1 मंथ टू गो, तो ट्राई क्या करना है, 2 टेस्ट पर डे। ठीक है, एक दिन में करो, एक रात को करो, 2 टेस्ट तो कम से कम करने ही करने हैं। और अब जब हमारा बचता है 1 वीक टू गो, तो कुछ नहीं करना यार, बैठ के दिन के कम से कम 2-3 टेस्ट करने ही करने हैं। इस चीज की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर हम बिना मॉक टेस्ट दिए, बिना टेस्ट दिए अगर चले जाएंगे, प्रैक्टिस पेपर्स नहीं करेंगे, मॉक टेस्ट नहीं देंगे, तो हमें एग्जाम में जाके बहुत एंजाइटी होने वाली है, क्योंकि हमारा टाइम मैनेजमेंट ही नहीं होगा। ये एग्जाम जो करने हैं, ये टेस्ट जो करने हैं, ये टाइम लगा के करने हैं। तो ये इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या आएगी, टाइम मैनेजमेंट। अब हमें पता है एम्स के अंदर सेक्शंस आते हैं, एक सेक्शन चला गया तो क्वेश्चंस रह गए, वो रह गए, आप वापस नहीं आ सकते उन क्वेश्चंस। तो ये जो हम मॉक टेस्ट करेंगे, ये हमें टाइम मैनेजमेंट सिखाएंगे। अगली इंपॉर्टेंट चीज इससे हमें क्या मिलेगी, कि दिस विल रिड्यूस योर नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग कम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे, मैं अटेम्प्ट ना करूं। क्योंकि कई बारी हम क्या करते हैं कि चल कोई बात नहीं, देखा जाएगा, तुक्का मार देते हैं। तो जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, जितने अपने मार्क्स देखेंगे और हमें पता लगेगा कि हमारे कितने तुक्के गलत हैं, तो धीरे धीरे हम उन क्वेश्चंस पे तुक्के मारना बंद कर देंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारी नेगेटिव मार्किंग बहुत कम हो जाएगी। अगली बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज इससे हमें मिलती है, कि हमारी एंजाइटी रिड्यूस करेगा। जितनी हमें एग्जाम वाले दिन एंजाइटी होती है ना, सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब तो हम पेपर करते ही आ रहे हैं ना यार, हमें पता ही है। तो और जैसे हमारे प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारे मॉक टेस्ट ऑनलाइन, आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे हो, तो जो चीज डेली कर रहे हैं उस चीज को एक बार और कर लेते हैं, तो हमारी जो एंजाइटी है बहुत कम हो जाएगी। एंड ये हमारे कॉन्फिडेंस को देगा एक अलग बूस्ट। तो इससे हमारे कॉन्फिडेंस को मिलेगा बहुत बड़ा बूस्ट। तो ये एग्जाम पेपर करना एंड में बहुत 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 जरूरी। आखिरी बात ये है कि डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। कोई भी तो अपना समय है, हमें समय की कीमत समझनी है, समय व्यर्थ नहीं करना है। मोबाइल फोन्स में, अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पे फालतू की रीलें देख के हमें समय व्यर्थ नहीं करना है। फैमिली फंक्शन पे, तीज त्योहारों पे बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये जो हमारे आने वाले 3 महीने हैं, इन 3 महीने में हमें दिन रात एक कर देना है, जी तोड़ मेहनत करनी है। अभी एग्जाम में समय नहीं बचा है, अगर हम प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं तो हम मान के चले जो हमारा सितंबर में आने वाला एग्जाम है, हमारे पास समय नहीं है। ना ही हमारे पास 2 महीने की छुट्टियां मनाने का समय है, अगर जिनके बच्चे हैं उनकी 2 महीने की छुट्टियां हो रही है, हमारे पास समय नहीं है। 15 अगस्त बनाने का हमारे पास समय नहीं है, राखी सेलिब्रेट करने का, या और कोई भी तीज त्योहार पे इलेबोरेटली टाइम वेस्ट करने का, वीकेंड पे घूमने जाने का, या डेली बेसिस पे भी फ्रेंड्स के साथ चाय पीने का। तो 1 सेकंड भी अब हमें वेस्ट नहीं करना है। और ये जो हमारी आखिरी मिस्टेक है, इसे अवॉइड करेंगे तो हमारा एग्जाम डेफिनेटली, हम एक सिचुएशन में होंगे कि जहां पे हम एक एक्सीलेंट प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले अपना टारगेट जानना है कि मेरा टारगेट क्या है। जो मेरा टारगेट है, मेरी जो सड़क है, मेरा जो एम है, उसी टारगेट की तरफ जाए। टारगेट को जब मैंने जान लिया, तो उसके बाद मेरे पास समय कितना है, उस समय को मैं किस तरह इंटेलिजेंटली यूज करता हूँ। तो स्मार्ट हार्ड वर्क, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्टली हमें हार्ड वर्क करना है। तो ये स्मार्ट हार्ड वर्क जो हम करेंगे, ये बहुत जरूरी है। इस स्मार्ट हार्ड वर्क से जो हमें मिलेगा, वो हमें मिलेगा दूसरों से एज।
जो सिर्फ मेहनत कर रहे हैं और हम मेहनत कर रहे हैं और दिमाग के साथ कर रहे हैं, तो हमें एक अलग एज मिलेगी। तीसरी चीज़ जो है, अपने सब्जेक्ट्स जानिए, उन सब्जेक्ट्स का एक टाइम टेबल बनाइए, अपना रिविज़न शेड्यूल बनाइए, बढ़िया नोट्स बनाइए और टाइम व्यर्थ ना करिए। जितने एमसीक्यूज़ कर सकते हैं, जितने मॉक टेस्ट कर सकते हैं, उतने करिए। और 1 सेकंड का समय बिना व्यर्थ करे आज से अपनी इस मेहनत पे जुड़ जाइए एंड ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर प्रिपरेशन फॉर नॉर्थ सेट 11। थैंक यू।